हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी विदांग में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस 2014 के प्रीवियस ईयर के प्रीलिम्स पेपर की। फ्रेंड्स, हम अपनी सीरीज़ में जीएस के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। जीएस के पेपर 2009 से 2019 तक के पेपरों को हम देख रहे हैं। फ्रेंड्स, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि यूपी पीसीएस के हों या फिर स्टेट पीसीएस के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें अधिकतर क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं से ही उठाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आगामी परीक्षा के लिए ये जो सीरीज़ है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इसको ध्यान से देखिए और यदि वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिभा अभिलेख की तिथि क्या है। फ्रेंड्स, सारनाथ के बौद्ध प्रतिभा अभिलेख यानी कि कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिभा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन बी सही है। फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो ये अभिलेख बौद्ध धर्म की तत्कालीन अवस्था से जुड़े तथ्यों पर प्रकाश डालता है। इस बौद्ध प्रतिभा अभिलेख को मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण के तीसरे वर्ष में, फ्रेंड्स कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। तो इसके तीसरे वर्ष में स्थापित किया गया। कनिष्क ने पुरुषपुर, जो कि पेशावर के नाम से जाना जाता है, को अपनी राजधानी बनाया था फ्रेंड्स, और इसकी दूसरी राजधानी कौन सी थी? मथुरा थी। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। फ्रेंड्स, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो फ्रेंड्स, किसने जीर्णोद्धार कराया था? रुद्रदामन ने, यानी कि ऑप्शन डी सही है। फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो रुद्रदामन प्रथम ने बिना कर लगाए सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। उसने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु निजी धन देकर एक उत्कृष्ट शासक के कर्तव्यों का निर्वाह किया। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इसका जीर्णोद्धार अशोक ने भी करवाया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं कि इसका निर्माण किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और इसका जीर्णोद्धार किसने कराया था? अशोक ने भी कराया था। ठीक है, मरम्मत। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1306 ईस्वी के सन बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो फ्रेंड्स, कौन सी सीमा थी? सिंधु थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा सिंधु नदी थी। ठीक है, कौन सी सीमा थी? सिंधु नदी थी। अगर हम देखते हैं तो अलाउद्दीन के काल में मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण दिल्ली के सल्तनत पर किए गए, किंतु उन्हें दिल्ली सल्तनत की सीमा के बाहर ही रोक दिया गया था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि कौन सूफी संत महबूबे इलाही कहलाते हैं? तो इनमें से कौन है महबूबे इलाही? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही है, यानी कि शेख निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही के नाम से जाने जाते हैं या कहलाते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो सूफ़ी संत शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही कहलाते थे। बाबा फरीद के शिष्य ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने औलिया नामक एक स्वतंत्र संप्रदाय बनाया जिसका केंद्र बदायूं बना। प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के ही शिष्य थे। इन्होंने दिल्ली सल्तनत काल में 7 सुल्तानों का काल देखा था। हनोज दिल्ली दूरस्थ, यानी कि दिल्ली अभी दूर है, ये कथन सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के लिए शेख निजामुद्दीन औलिया द्वारा ही उद्गृत है या फिर कहा गया है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। तो ऑप्शन डी सही है। फ्रेंड्स, अगर हम देखें शेख निजामुद्दीन औलिया के धार्मिक विचारों द्वारा भारत में चिश्ती शाखा का अत्यधिक प्रचार हुआ था। इन्होंने लोगों को ईश्वरीय प्रेम की प्रेरणा दी एवं उनको सांसारिक व्यापार से छुटकारा दिलाने में सहायता प्रदान की। इन्हें सुल्तान उल औलिया संतों को राजा भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था। फ्रेंड्स, कितने वर्षों में किया गया था पूरा? 7 वर्षों में, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगर हम देखें तो अकबरनामा अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा वर्ष 1990 से 1996 के बीच 7 वर्षों में लिखा गया था। ये पुस्तक अकबर के काल की घटनाओं के वर्णन से संबंधित है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि दस्तार वंदान कौन कहलाते हैं? दस्तार वंदान फ्रेंड्स कौन कहलाते हैं? उलेमा कहलाते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो उलेमा सल्तनत काल में मुस्लिम धार्मिक गुरु थे जिनका कार्य मुस्लिम कानूनों की विवेचना करना था। इसके बाद भी उलेमाओं की अति सक्रियता और बेवजह सुल्तानों पर मुस्लिम कानूनों के अनुपालन की प्रवृत्ति को अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जैसे शासकों ने नियंत्रित करते हुए उनके अनावश्यक हस्तक्षेप को रोक लगाने का प्रयास किया था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है
कि औरंगजेब ने किसको साहिवात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। किसको औरंगजेब ने ये उपाधि प्रदान की थी फ्रेंड्स? तो ये उपाधि दी थी जहां आरा को। फ्रेंड्स, जहां आरा बेगम सम्राट शाहजहां और महारानी मुमताज़ महल की सबसे बड़ी बेटी थी। वह अपने पिता की उत्तराधिकारी और छठे मुगल सम्राट औरंगजेब की बड़ी बहन थी। तो फ्रेंड्स, ये औरंगजेब की बहन थी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। तो बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर फ्रेंड्स कौन था? सर एंड्रयूज फ्रेजर। फ्रेंड्स, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये आगे की परीक्षा में क्वेश्चन बनने की चांस ज़्यादा हैं। और फ्रेंड्स, बंगाल विभाजन से अक्सर क्वेश्चन बनता है, तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बंगाल विभाजन 1905 से 1906 के समय बंगाल का गवर्नर लेफ्टिनेंट सर एंड्रयूज फ्रेजर थे तथा भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। उस समय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था बंगाल विभाजन। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने व कमज़ोर करने के उद्देश्य से प्रशासनिक असुविधाओं का आरोप लगाकर दो भागों में बांटा। इस कार्य के द्वारा हिंदू एवं मुसलमानों में मतभेद पैदा हो गए और इसने क्या किया? फूट डालो राज करो की नीति का कर्जन ने क्रियान्वयन करने का संपूर्ण प्रयास किया था फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे। फ्रेंड्स, ये जो हैं स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन का संबंध स्वदेशी आंदोलन से था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स। और जबकि बेब मिलर जो हैं, बेब मिलर किससे जुड़े हुए थे फ्रेंड्स? सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े हुए थे बेब मिलर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक की अर्थी किसने उठाई थी? शौकत अली ने उठाई थी, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु असहयोग आंदोलन के प्रारंभ की तिथि 1 अगस्त 1920 को हुई थी। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। फ्रेंड्स, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? मनसुख लाल नजर, यानी कि ऑप्शन डी सही है। इस पत्रिका का प्रकाशन गांधी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया गया था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? फ्रेंड्स, इनमें से देखना है कि कौन सा एक कथन असत्य है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, असत्य कथन को पहचानने के लिए हमें ये देखना होता है कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो चलिए पहले हम ये देखते हैं कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सही है। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था फ्रेंड्स। जी हाँ, बिल्कुल ये भी सही है। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रफ्त गुफ्तार का आरंभ किया था। जी हाँ फ्रेंड्स, ये भी सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन गलत होगा? गलत ऑप्शन डी होगा। चलिए इसको पढ़ लेते हैं एक बार। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। फ्रेंड्स, इन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी, बल्कि कितनी बार की थी? 3 बार की थी। ठीक है फ्रेंड्स, 3 बार अध्यक्षता की थी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा है कौन सा असत्य है, यानी कि कौन सा गलत है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन गलत है? उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। ठीक है, तो ये कितनी बार की थी? इन्होंने 3 बार की थी। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, वह कौन सा था? अमृतसर अधिवेशन 1920, यानी कि ऑप्शन डी सही है। फ्रेंड्स, अगर हम देखें तिलक की मृत्यु 1920 में हो गई थी तथा कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी, जो एक प्रथम महिला अध्यक्ष थीं और ये विदेशी महिला अध्यक्ष थीं। फ्रेंड्स, कांग्रेस के 1907 सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। इसमें
ही कलकत्ता का प्रथम विभाजन हुआ था, यानी कि इसमें ही कांग्रेस का फ्रेंड्स प्रथम विभाजन हुआ, ना कि कलकत्ता का। ठीक है फ्रेंड, इसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, कलकत्ता का कोई विभाजन नहीं हुआ, बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, बंगाल विभाजन हुआ था ये। ठीक है, तो इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था, प्रथम विभाजन। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 के अधिवेशन की अध्यक्षता फ्रेंड्स दादा भाई नौरोजी ने की थी, जिसमें स्वराज का पहली बार उल्लेख किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बोझ, बांझ और बेस्या कहा था? फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने किसमें कहा था? हिंद स्वराज में कहा था। फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ एवं बेस्या कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। किसको फ्रेंड्स कार्य सौंपा गया था? महात्मा गांधी जी को। ठीक है, महात्मा गांधी को, यानी कि ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। ठीक है, इस नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट पर प्रारूप लिखने का कार्य किसको सौंपा गया? महात्मा गांधी को। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? मदन मोहन मालवीय थे। इस समिति के अध्यक्ष फ्रेंड्स कौन थे? मदन मोहन मालवीय, जबकि मोतीलाल नेहरू इसके सदस्य थे। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चलिए उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि एस.सी. बोस, यानी कि सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल, जी हाँ फ्रेंड्स, ये सही सुमेलित है। दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अनविटेड रूल इन इंडिया, ये भी सही सुमेलित है। राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी थी, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत होगा हमारा? गलत ऑप्शन डी होगा, क्योंकि उपरयुक्त तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी गलत होगा। यानी कि फ्रैंक मोरेसस जो हैं, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी फ्रेंड्स? ये देखना है, जो इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर हैं, इन्होंने ये पुस्तक नहीं लिखी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। बाल गंगाधर तिलक, यानी कि वीजी तिलक के सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था, और किसने की थी? मैक्स मूलर ने की थी। और क्या कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। क्या कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। ये किसने कहा था? मैक्स मूलर ने कहा था। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? फ्रेंड्स, अभी हमने उपरोक्त व्याख्या में देखा था, तो किसमें कहा गया था फ्रेंड्स? किसमें कहा गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कहा गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का सही कालानुक्रम का पता कीजिए। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन यूपीपीसीएस में लगातार बनते हैं, तो कालक्रम को सही ढंग से सजाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कौन सा किससे संबंधित है। फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो वीजी तिलक का निधन फ्रेंड्स कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को हुआ था। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था। फ्रेंड्स, इसी तरह से एक अधिनियम के रूप में रॉलेक्ट विधेयक पास हुआ था। फ्रेंड्स, ये कब पास हुआ था? ये पास हुआ था फरवरी 1919 में। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था फ्रेंड्स? 13 अप्रैल 1919 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन फ्रेंड्स कब हुआ? 1919 में। तो फ्रेंड्स, अगर हम इनको क्रम से लगाएं तो सबसे पहले क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट, यानी कि रॉलेट विधेयक पास हुआ। उसके बाद जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। फ्रेंड्स, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई। तो इसको सही क्रम में लगाने के लिए अगर हम देखें तो सबसे पहले दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद पहला, यानी कि ऑप्शन हमारा सही है ए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। ये किसने कहा था फ्रेंड्स? राम प्रसाद बिस्मिल ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? फ्रेंड्स, किसने कहा था? एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चयन कीजिए। फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो विनोबा भावे जो हैं किससे संबंधित हैं? व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित हैं विनोबा भावे जी। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जो हैं होम रूल आंदोलन से संबंधित हैं। उसके बाद अरुणा आसफ अली जो हैं फ्रेंड्स ये संबंधित हैं भारत छोड़ो आंदोलन से। और सरोजनी नायडू जी जो हैं फ्रेंड्स ये धरसना रेड से संबंधित हैं, यानी कि ऑप्शन ए सही है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? फ्रेंड्स, किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो वो थे गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है फ्रेंड्स, जीबी पंत, गोविंद वल्लभ पंत। फ्रेंड्स, 9 अगस्त 1925 को रेलगाड़ी से सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था, जिसे काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया। इसे ही काकोरी कांड कहा जाता है। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। फ्रेंड्स, बचाव समिति के अन्य सदस्यों में चंद्रभान गुप्त, मोहनलाल सक्सेना, अजीत प्रसाद जैन, कृपा शंकर हजेला आदि प्रमुख थे। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक फ्रेंड्स कौन है? रफ़ीक जकारिया, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कब हुआ था 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा को माना? फ्रेंड्स, वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, यानी कि एस.सी. बोस। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? फ्रेंड्स, वो कौन थे? डॉक्टर किचलू। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें हम देखते हैं भगत सिंह जो हैं द इंडियन सोशलिस्टिक जो है फ्रेंड्स इससे संबंधित नहीं है। फ्रेंड्स, इसको किसने लिखा था? इसके लेखक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। द इंडियन सोशियोलॉजिस्टिक, इसके लेखक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। फ्रेंड्स, अगर हम देखें भगत सिंह के द्वारा क्या लिखा गया था? व्हाई आई एम एन एथिस्ट, ये लिखा गया था भगत सिंह के द्वारा। तो ये जो है सही सुमेलित नहीं है। बाकी के सभी सही सुमेलित हैं, जैसे कि सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा बंदी जीवन लिखा गया, लाला राम शरण दास द्वारा दी ड्रीम लैंड लिखा गया, भगवती चरण बोहरा के द्वारा दी फिलॉसफी ऑफ वम लिखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? फ्रेंड्स, इसमें से कौन थे जिन्होंने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? वो कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, यानी कि ऑप्शन डी सही है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी? फ्रेंड्स, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? 18 जुलाई 1947 को, यानी कि ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन ए सही है। फ्रेंड्स, अगर हम देखते हैं तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय अर्थात क्राउन की स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई थी। ज्ञात हो कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत छोड़ने की घोषणा 20 फरवरी को की थी। कब की थी? 20 फरवरी को। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो वीरहोर जो है जनजाति कहाँ से संबंधित है? झारखंड से संबंधित है। और फ्रेंड्स, भूटिया जनजाति कहाँ से संबंधित है? ये संबंधित है सिक्किम से। फ्रेंड्स, भूटिया जनजाति सिक्किम से संबंधित है। फ्रेंड्स, अगर हम देखते हैं तो टोंडा जनजाति जो है फ्रेंड्स ये तमिलनाडु से संबंधित है। और सेंटिनलीज जो जनजाति है फ्रेंड्स ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कथन और कारण दिया गया है, चलिए देखते हैं। भारत के पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। फ्रेंड्स, भारत के पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। फ्रेंड्स, ठीक है, कथन सही है। और उसके बाद हम देखते हैं कारण।
वे छोटे प्रवाह क्षेत्रों एवं अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं। तो फ्रेंड्स इसमें ये कहा गया है कि कथन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, या फिर ए सही है परंतु आर गलत है, और या फिर कहा गया है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो फ्रेंड्स इसमें हमने देखा कि इसमें सबसे पहला यानी कि कथन सही है, और इसके बाद हम देखते हैं कि छोटे प्रवाह क्षेत्रों एवं अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं। फ्रेंड्स ये भी सही है, और ये जो बता रहा है कि कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती है जिसके कारण ये नदियाँ जो हैं डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो फ्रेंड्स यानी कि इसकी ये व्याख्या भी सही ढंग से कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है या करता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। रेड क्लिफ लाइन सीमा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। फ्रेंड्स अन्य रेखाएं भी हैं इसी तरह से। भारत चीन के मध्य कौन सी रेखा है? मैकमोहन लाइन है, ठीक है। और भारत पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ लाइन है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य 39 डिग्री लाइन है, और अमेरिका और कनाडा के बीच 49 डिग्री लाइन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? फ्रेंड्स दक्षिण भारत की नदियां जो हैं प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं, ठीक है, वृक्षनुमा, यानी कि ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है। फ्रेंड्स भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? दिल्ली है, ठीक है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? फ्रेंड्स इनमें से कौन सा खनिज है जो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो वो फ्रेंड्स कौन सा है? अभ्रक है, अभ्रक। बाकी के सभी खनिज उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। चूना पत्थर उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, बॉक्साइट भी पाया जाता है, और जिप्सम भी पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व में निम्नलिखित देशों का कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है। फ्रेंड्स इनमें से सही अवरोही क्रम पूछा है, तो इसमें है ऑप्शन डी सही, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भारत और जर्मनी। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है। फ्रेंड्स राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है, यानी कि ऑप्शन ए सही है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? फ्रेंड्स इनमें से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान जो हैं यूरेशिया में पाए जाते हैं? तो वो हैं स्टेपीज, ठीक है फ्रेंड्स। विश्व के प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो हैं, प्रेरी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पाया जाता है, पंपास जो है फ्रेंड्स अर्जेंटीना में, और बेल्ट जो है दक्षिण अफ्रीका में, फ्रेंड्स डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपी जो है एशिया, रूस, चीन के मंचूरिया भाग में पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है? फ्रेंड्स इनमें से विशालतम पारिस्थितिक तंत्र बोला है, यानी कि सबसे स्थायी भी, या फिर सबसे स्थायी भी कह सकते हैं हम इसको, और विशालतम भी। तो वो फ्रेंड्स कौन सा है? समुद्र, ठीक है, समुद्र, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु दाब सबसे कम होता है। वायु दाब फ्रेंड्स सबसे कम कब होता है? ग्रीष्म ऋतु में होता है। फ्रेंड्स अगर हम देखें तो ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं, जिससे हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं। इससे निम्न वायुदाब का निर्माण होता है। वस्तुतः तापमान और वायुदाब में प्रतिलोम संबंध होता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स अगर हम इसमें देखें तो विली विली जो है ये कहाँ से संबंधित है? ये संबंधित है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया से। और हरिकेन कहाँ से संबंधित है फ्रेंड्स? हरिकेन संबंधित है कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी कि हरिकेन कहाँ पर आते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में। टाइफून फ्रेंड्स आते हैं चीन में देखे जाते हैं, और वागियो जो है फ्रेंड्स फिलीपींस में देखे जाते हैं। यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्तम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है? फ्रेंड्स सबसे व्यस्त सामुद्रिक व्यापार मार्ग इनमें से कौन सा है? तो है उत्तरी अटलांटिक, यानी कि ऑप्शन डी सही है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि निम्नलिखित में से कौन एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इनमें से कौन सा एक देश है, तो वो है फ्रेंड्स कनाडा, यानी कि ऑप्शन ए सही है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। जापान लगभग आत्मनिर्भर है। फ्रेंड्स जापान किस में आत्मनिर्भर है, लगभग तांबे में आत्मनिर्भर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। इनमें से फ्रेंड्स दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश इनमें से कौन सा है फ्रेंड्स, वो है पाकिस्तान। ठीक है फ्रेंड्स ये हमने आज क्वेश्चन देखे हैं 46। फ्रेंड्स आगे के क्वेश्चन हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।